नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि दोस्तों हमने शुरू किया था राजस्थान के जिला दर्शन को, और पिछली क्लास में हमने राजस्थान के संभागों को डिस्कस किया था। हमने देखी कि किस प्रकार से जो है राजस्थान के जिलों का पुनर्गठन हुआ, कौन कौन से नए संभाग बने, कौन कौन से डेट इम्पोर्टेंट थे, कौन सी समिति थी और किन जिलों का निर्माण किन से हुआ। मैप के द्वारा भी हमने उसको अच्छे से समझ लिया था दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सेशन है और ये सीरीज़ है जिसमें हम एक एक करके सभी जिलों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की कड़ी में हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले जयपुर संभाग को, हम जयपुर संभाग को डिस्कस करेंगे, यानी जयपुर संभाग के जितने भी ज़िले हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जयपुर संभाग में हमारे कौन कौन से ज़िले हैं? जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, कोटपुतली है, खेरथल, तिजारा है, अलवर है और दौसा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जयपुर ज़िले के विषय में। जयपुर ज़िला और जयपुर जो हमारा शहर है, और कोशिश करेंगे कि जयपुर से जुड़ी हुई सभी जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, प्रशासनिक दृष्टिकोण है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक वास्तु की जो स्थितियां हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी को हम डिस्कस कर लें। उन सभी पहलुओं को हम समेटने का प्रयास करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वैसे जयपुर ज़िला बहुत बड़ा है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आती है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि परीक्षा से जुड़ी हुई उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर लें। पहले हम उन पर ध्यान देंगे जो परिवर्तन हुए हैं ज़िलों के अंदर, और उसके बाद में उससे जुड़ी हुई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, राजनीतिक सभी चीज़ों की हम चर्चा कर लेंगे, ताकि उनसे कोई क्वेश्चन आए तो हमें कुछ नया महसूस नहीं हो। और ज़िले पढ़ने से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होंगे, कोई मंदिर को, मस्जिद को, किसी संस्था को, कला को, तो हमें फटाक से याद आ जाएगा कि हमने इस कला को या इस दुर्ग को, इस मंदिर को, उस महल को हमने उस क्लास में पढ़ा था। तो वो चीज़ें हमें याद रह जाएगी, प्लेस जो कहाँ है वो हमें याद हो जाएगा। तो बड़ी अच्छे से आज की कड़ी को शुरू करते हैं और बात करते हैं जयपुर शहर के विषय में, जयपुर ज़िले के विषय में। और यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर ज़िले के उपनाम क्या क्या हैं। जयपुर को किन उपनामों से जाना जाता है, जयपुर शहर को किन उपनामों से जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो हमारे पास में आता है पिंक सिटी, क्योंकि जयपुर जो पूरा है वो गुलाबी रंग से रंगा हुआ है दोस्तों। पुराना जयपुर जो है वो पूरा परकोटे वाला तो गुलाबी ही है दोस्तों। अब ये प्रश्न आना चाहिए कि पिंक सिटी कहा किसने था। जो स्टेन लोरेड वो व्यक्ति था जिसने जयपुर को पिंक सिटी कहा था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें और क्या कहा जाता है, पेरिस का मुकाबला करने वाला अगर कोई भारत का शहर है तो वो जयपुर है, और इसीलिए हमने इसे भारत का पेरिस या फिर पूर्व का पेरिस तक कह दिया है। यानी इतना सुंदर है कि हम इसकी तुलना पेरिस से भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा डॉक्टर सीवी रमन जो थे, इन्होंने भी जयपुर की प्रशंसा करते हुए कुछ नाम जो हैं जयपुर को दिए। उनमें से एक नाम हमारा आइलैंड ऑफ ग्लोरी या वैभव नगरी आता है, और इसे रंगश्री का द्वीप भी कहा गया था। ये सभी जो नाम हैं वो डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा दिए हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा एडवर्ड पंचम ने भी जयपुर के लिए गोल्डन बर्ड नाम का यूज़ किया था। ये भी थोड़ा हमें याद रखना है। अब हम देखें जॉलीवुड। जॉलीवुड किसको कहा जाता है, तो ध्यान देना, जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, उसी प्रकार से जॉलीवुड है। वुड मतलब ये जो जहाँ पर उस क्षेत्र की फिल्मों का निर्माण होता है उसे सामान्यतः हम जॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड आदि के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये जॉलीवुड कहते हैं। रत्नों का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, प्रसिद्ध है, इसलिए हम इसे रत्न नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पर पन्ने का काम भी होता है, इसलिए हम इसे पन्ना नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये उपनामों के विषय में रही। पिंक सिटी है भारत का पेरिस, पूर्व का पेरिस, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव नगरी, रंगश्री का द्वीप, गोल्डन बर्ड और जॉलीवुड, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, ये सभी जयपुर के प्रसिद्धि को स्पष्ट करते हैं दोस्तों। अब हम बात करें कि पड़ोसी ज़िले, हम इसकी राजनीतिक स्थिति को देखें, प्रशासनिक स्थिति को देखें मैप पे, तो इसके पड़ोसी ज़िले कौन से, तो पड़ोसी इसका एकमात्र एक ही ज़िला है, वो है जयपुर ग्रामीण। तो दोस्तों यहाँ अगर हम मैप पे ध्यान दें तो ये जो बाहर की बाउंड्री आप देख रहे हैं ये हमारा जयपुर ग्रामीण है, और इसके बीच में ये जो छोटा जयपुर शहर है या जयपुर ज़िला है, यही हमारा कौन सा रह गया, जयपुर ज़िला रह गया। तो यानी इसमें किधर से भी निकलो आपको तो कौन सा मिलेगा, जयपुर ग्रामीण ही मिलना है।
तो इसलिए जयपुर की जो सीमाएं लगती हैं वो कौन से ज़िले से लगती हैं? जयपुर ग्रामीण से ही लगती है, इसके अलावा किसी और से लगती नहीं है। मध्यवर्ती जिला इसका हो गया दोस्तों। अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि जयपुर का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ। तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि 7 अगस्त, एक तो डेट याद होगी आपको, 7 अगस्त को जो है 19 ज़िले और जो हमारे नए 3 संभाग बने, इनका जो है स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो जयपुर से 3 जिलों का निर्माण हुआ है, जयपुर से 3 जिलों का निर्माण हुआ। एक तो जयपुर ग्रामीण, दूसरा दूदू, और तीसरा जो है जयपुर और अलवर के सहयोग से वह है कोटपुतली बहरोड। ये 3 जिले जो हैं जयपुर को तोड़ करके ही बनाए गए हैं। जयपुर से पहले जयपुर जिला बहुत बड़ा था, है ना, अभी उससे 3 नए जिले बना दिए गए, जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली बहरोड, जिसमें अलवर का भी कुछ पार्ट हमने लिया है। तो जयपुर किससे मिलकर के बना? जयपुर में नगर निगम, ग्रेटर और हेरिटेज, इन दोनों को मिला करके एक नया जिला जयपुर बना दिया गया। इसमें 3 उपखंड हैं, जयपुर, आमेर और सांगानेर, और 4 तहसीलें हैं दोस्तों उतना ही हम देखें जितना हमें याद करने की आवश्यकता है, पूर्व परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि वो पहलू हम सारे देख लें जो आपकी परीक्षा के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखें, ये हमें अच्छे से याद है, ये सभी जानते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, पहले भी जयपुर थी, अब भी जयपुर है। जिला अलग हो गया तो भी जयपुर है, साथ था तो भी जयपुर है, जयपुर शहर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिला। स्थापना हम बात करें, पुरानी की स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के समय जो है इसकी स्थापना की गई थी, जयपुर राज्य की, है ना, जो आज जयपुर जिले के रूप में हम इसको देखते हैं। और ये एक ऐसा शहर था जो भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है, जयपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला योजनाबद्ध शहर कौन सा बना था, तो जयपुर था। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत का पहला योजनाबद्ध शहर हमारा जयपुर है। तो फिर ये योजना बनाई किसने? तो ये योजनाकार इसके थे, यानी इसके आर्किटेक्चर आप बोल सकते हैं एक तरह से। आर्किटेक्चर जो हैं वो विद्याधर शास्त्री थे, या हम इसको कह सकते हैं इसके वास्तुकार। कई बार आपको सीधा यही लिखा हुआ आता है कि जयपुर के वास्तुकार कौन थे। तो जयपुर के वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाल के थे। अभी जो आप आधुनिक जयपुर देखते हैं, उस आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसको कहा जाता है? तो उसका निर्माता हम सर मिर्ज़ा इस्माइल को कहते हैं। मिर्ज़ा इस्माइल रोड आपने देखी होगी, MI रोड, जयपुर कभी गए हो तो सवाई मानसिंह सेकंड के समय में ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सर मिर्ज़ा इस्माइल। काफ़ी इन्होंने यहाँ पर जयपुर में कार्य करवाया, और जो आधुनिक जयपुर है उसका निर्माता हम इन्हीं को कह देते हैं। अब देखिएगा, कोई भी वास्तु जो है, कोई भी इमारत जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाती है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक बार तो ऐसा भी पूछा गया, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो वहाँ पर जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं हमें याद करना पड़ेगा। तो जयपुर का जो प्रकोटा है, पुरानी जयपुर का जो प्रकोटा, यानी चारों ओर जो उसके दीवार बनी हुई है, प्रकोटा बना हुआ है, उसे 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। तो 2019 कोई बहुत ज़्यादा पुराना समय नहीं है, इसलिए ये कई बार आगे भी परीक्षा में आता रहेगा। अब हम कहें कि जयपुर को हम क्या कहते हैं? जयपुर को हम कहते हैं पिंक सिटी। जयपुर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। गुलाबी रंग से राम सिंह द्वितीय के समय में इसको रंगवाया गया। तो क्यों रंगवाया गया था उसकी बात करें तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स जब यहाँ आ रहे थे जयपुर में, तो उस समय 1876 में जयपुर की सारी इमारतों को उन्होंने गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तब से ये क्या कहलाता है? पिंक सिटी, यानी गुलाबी नगरी कहलाता है। अब हम थोड़ी भौतिक विशेषता की बात करें जयपुर की, तो क्या यहाँ कोई नदी है? तो हाँ जी, बिल्कुल। जयपुर की प्रमुख नदी ढूंढ नदी कह सकते हैं हम। जयपुर जो है वो ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर कहाँ बसा हुआ है? ढूंढ नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्या यहाँ पर कोई पर्वत है? तो हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें मुख्य ऊंची चोटियाँ खो भी है और बाबाई भी है। 920 मीटर खो है और 720 मीटर ऊंची बाबाई चोटियाँ हैं। ये जयपुर में है दोस्तों। और ये जयपुर में जो आप पहाड़ियाँ देखते हैं, ये किसका पार्ट है? तो ये अरावली की पहाड़ियों का ही एक पार्ट है। यानी अगर आपसे पूछा जाए जयपुर में कौन सी पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, किसका विस्तार है, तो अरावली की पहाड़ियों का विस्तार ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पर कछारी मिट्टी हमें देखने को मिलती है।
थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाए, ऐतिहासिक परिदृश्य को देखिए। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन काल में जो है जयपुर को किस नाम से जाना जाता था, या यूं कहें अब जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था, तो उसे ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और ढूंढ नदी के किनारे के कारण, है ना। और यहाँ इस ढूंढाड़ प्रदेश पर जो शासन रहा था वो किनका रहा था? कछवाहा राजपूतों का रहा था। किसका रहा? कछवाहा राजपूतों का शासन रहा था। कब किया, कैसे हुआ? तो 1137 की बात है, जब दुल्हे राय नामक व्यक्ति आए और उन्होंने मीणा और बड़ गुर्जरों को अपनी शक्ति से पराजित किया। पराजित करने के बाद में यहाँ पर कछवाहा वंश की नींव डाली थी। और फिर इसमें आज़ादी तक किसका शासन रहा है? कछवाहा वंश का ही शासन हमें देखने को मिलता है दोस्तों। थोड़ा आगे चलें और हम बात करें जयपुर के स्थापत्य के विषय में, यानी यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं जिसमें मंदिर या कोई महल है, कुछ और है, उन सभी के विषय में बात करेंगे। आमेर तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आमेर जो है वो कछवाहा वंश की राजधानी थी। यहाँ पर एक शीश महल है, बहुत ही सुंदर महल है, कांच से बना हुआ, बहुत सुंदर है, आप इसको देखें जरूर, बहुत सुंदर शानदार महल है। तो ये कहाँ है? ये जयपुर में ही है, ये याद रखना है। आमेर का किला कहाँ है? सबसे पहले ये याद रखना है, आमेर दुर्ग कहाँ है? जयपुर। हम जयपुर जिले को पढ़ रहे हैं। इसका निर्माण हुआ था मानसिंह फर्स्ट के काल में। मानसिंह को ही हम इसका जो है निर्माता कह सकते हैं, और काफ़ी सुंदर है। तो इसकी प्रशंसा करते हुए बिशप हेबर ने, जब कोई विदेशी राइटर लिख देता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्होंने कहा रशियन क्रेमलिन में जो मैंने कुछ देखा, वहाँ के किले मैंने देखे, और अल ब्रह्मा के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना हुआ है, ये दुर्ग उनसे भी कहीं ज़्यादा क्या है, बेहतर है। तो ये हमें शो करता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा, कितना शानदार और सुंदर किला है, ये मजबूत किला है। इसलिए इसकी प्रशंसा करते हुए बिशप हेबर ने लिख लिया, और इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरे किले की बात करें, यहाँ पर दूसरा इम्पोर्टेंट किला हमारे पास में आ गया जयगढ़ का किला, जिसका निर्माण करवाया किसने? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। कहाँ? चिले का टीला जो पहाड़ी है उसके ऊपर इसका निर्माण करवाया गया। इसे एक रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं, और संकटकालीन राजधानी कछवाहों की भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों वैसे तो ये दुर्ग जो है अपने आप में कला और संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ भी इसको इम्पोर्टेंट और बड़े अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा वो चीज़ें हम देख लेंगे जो जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी पहलुओं को देख रहे हैं। उतना गहराई में तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, अगर उतना चलेंगे तो फिर यही हो पाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उलझने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो हम फोकस हमारा रहेगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लें, और कम से कम देख लें कि यहाँ की मुख्य इमारतें हैं कौन कौन सी। तो जयगढ़ दुर्ग है और चिले के टीले पे बना हुआ है, और मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया। इसे रहस्यमय किला और संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक तोप है, जयबाण तोप, यहाँ तोप ढालने का कारखाना भी था। तो ये जो तोप है यहाँ जयबाण एक तोप है, विश्व की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। कैसी? पहियों पर रखी हुई विश्व की सबसे बड़ी तोप अगर हम कहें तो वो तोप कौन सी रहेगी? हमारी जयगढ़ की अंदर रखी हुई जयबाण तोप रहेगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें दूसरा, यहाँ तीसरा दुर्ग जो हमारे पास में आ गया वो है नाहरगढ़। नाहरगढ़ में सबसे पहले हम देखें नाहर नाम आता है, ये है कहाँ? नाहरगढ़ जयपुर में ही है। नाहरगढ़ में नाहर नाम आया, तो नाहर नाम कहाँ से आया? ये नाहर सिंह भूमिया के नाम के ऊपर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया है। तो क्या कोई और नाम भी इसके? बिल्कुल हैं। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, इसे सुलक्षणगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। ये इसके अन्य नाम भी आते हैं, सुदर्शनगढ़ और सुलक्षणगढ़ भी। इसका जो निर्माण किया गया है 1734 के अंदर सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया है दोस्तों। नाहरगढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माधो सिंह के द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए एक जैसे 9 महल हैं, जिन्हें इसने अपनी 9 पासवान जो थी उनके नाम पर बनवाया था दोस्तों। 9 पासवानों के नाम पर उनके लिए इन्होंने एक जैसे 9 महलों का निर्माण किया था। ये काफ़ी सुंदर हैं। ये नाहरगढ़ में है, नरसिंह भूमिया के नाम पे बना हुआ है, और सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में हम बात करें जयपुर की प्रमुख इमारत जो हमारे पास में आती है वो है हमारी हवा महल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हवा महल का निर्माता कौन है? तो सवाई प्रताप सिंह जो है वो हवा महल का निर्माता माना जाता है। कब बनाया इसने? 1799 के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि हवा महल का वास्तुकार यानी इंटीरियर डिजाइनर कौन था जिसने इसको डिजाइन किया,
तो वो था लालचंद। लालचंद महोदय जो थे, इन्होंने हवा महल का डिज़ाइन तैयार किया। और डिज़ाइन कैसा है, आकार कैसा है, तो एक श्री कृष्ण राधा के भक्त हुआ करते थे प्रताप सिंह, इन्होंने इसे बनवाया था। उसका जो आकार है, जो बाहर से हम देखें ना इसकी आकृति, तो वो कैसी लगती है, वो श्री कृष्ण के मुकुट के जैसी लगती है। तो श्री कृष्ण के मुकुट के जैसा है, या हम इसे पिरामिड नुमा कह सकते हैं। हवा महल है तो जाहिर सी बात है हवा यहाँ पर हमेशा आती रहती है। हवा कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कोई पंखे कूलर तो उस समय थे नहीं, खिड़कियों से आती है। तो खिड़कियाँ जो यहाँ हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, तो 953 953 खिड़कियाँ इसके अंदर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। ये कितने मंजिली इमारत है, तो ये 5 मंजिली इमारत है दोस्तों। हवा महल में कुल कितनी मंजिल है, 5 है। और एंट्री गेट जो है उसे अपने प्रवेश द्वार को आनंद पोल के नाम से जानते हैं। ये यहाँ ये याद रखना है, ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं। 5 मंजिल, पहली मंजिल सबसे नीचे की है, उसे हम शरद मंदिर या फिर हम इसे शारदा मंदिर के नाम से जानते हैं, या प्रताप मंदिर भी कहते हैं। दूसरी जो इसकी मंजिल है उसे रत्न मंदिर के नाम से जानते हैं। तीसरी जो इसकी मंजिल है उसे विचित्र मंदिर के नाम से जानते हैं। चौथी जो इसकी मंजिल है उसे प्रकाश मंदिर के नाम से जानते हैं। और 5वीं जो इसकी मंदिर है उसे हम हवा मंदिर के नाम से जानते हैं। हो सके तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों ही तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है। इसके बाद में सवाई जय सिंह जो थे, काफ़ी कलाकार व्यक्ति थे, कला प्रेमी व्यक्ति थे, लिखते भी थे। जीज मोहम्मद शाही, इन्होंने एक जो है ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा, और बड़े हितैषी हुआ करते थे कला के। और इन्होंने देखिएगा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था ज्योतिषी के लिए। 5 कौन कौन सी है, दिल्ली है, दूसरी उज्जैन, तीसरी वाराणसी, चौथी मथुरा, और 5वीं जो है वो कहाँ है, जयपुर में है। तो 5 वेधशालाओं का निर्माण जय सिंह ने करवाया। उनमें से एक और सबसे बड़ी जो वेधशाला है जंतर मंतर, वो कहाँ है, वो जयपुर के अंदर रह गई है। इसको याद रखिएगा। जहाँ पर एक सम्राट यंत्र भी है, जो हमारी एक प्रकार से सूर्य घड़ी है, समय देखने के लिए सूर्य घड़ी है। और सम्राट क्या है, सूर्य घड़ी है, एक यंत्र है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। कहाँ है, जंतर मंतर में ही। जयपुर में और क्या है, तो जल महल आपको देखने को मिलेगा। मानसागर झील में बना हुआ बहुत ही सुंदर महल है, जल के अंदर बना हुआ महल, जल महल। छतरियाँ, छतरियों की जब भी हम बात करें तो गेटोर की छतरियाँ जयपुर में है, याद रखना है पहली बात। और छतरियाँ होती क्या है, तो जब किसी राजा को मृत्यु के बाद में जहाँ भी उसका अंतिम संस्कार होता था, तो वहाँ पर एक स्मारक बना दिया जाता था, जिसे छतरी के नाम से जानते थे। तो जयपुर राज परिवार के जो स्मारक है या छतरियाँ हैं, वो कहाँ बनी हुई है, गेटोर में बनी हुई है, ये याद रखना। कहाँ पर है ये, जयपुर में ही है। अब देखिएगा जंतर मंतर और आमेर दुर्ग, और एक हमने देखा था जयपुर का परकोटा। यानी 3 चीज़ें अभी हमारे पास में हैं जो विश्व धरोहर में इसमें शामिल हो चुकी हैं। अब हम बात करें जयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विषय में, तो कोई मंदिर मस्जिद वगैरह, तो गलता जी बहुत ही शानदार तीर्थ स्थल है, और ये कहाँ है, जयपुर में है। यहाँ क्या है, तो गालव ऋषि का आश्रम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रामानंद संप्रदाय की एक पीठ यहाँ पर मानी जाती है, प्रधान पीठ। और ये जो है कृष्णदास पैहारी वो व्यक्ति थे जो केवल दूध पर जिंदा रहा करते थे, है ना, केवल दूध का पान किया करते थे। तो कृष्णदास पैहारी की जो तपोस्थली है वो कौन सी है, गलता जी है। और ये गलता जी कहाँ है, जयपुर में है। इसके बाद में देखिएगा हम बात करें गोविंद देव जी की। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, ये याद रखिएगा। सबसे पहली बात जयपुर में है, और गौड़ीय संप्रदाय की पीठ है ये। यहाँ फिर पूजा किसकी की जाती है, तो राधा और कृष्ण के युगल रूप की यहाँ आपको पूजा देखने को मिल जाएगी गोविंद देव जी के मंदिर में। यहाँ जो मूर्ति है, तो फिर वो कहाँ से आई है, वो मूर्ति आई है वृंदावन से। सवाई जय सिंह सेकंड के समय इसे वृंदावन से यहाँ लाया गया है। ये सांस्कृतिक परंपराओं का मिश्रण है। 3 संस्कृतियाँ यहाँ देखने को मिलेगी, जगन्नाथपुरी की, ब्रज की और ढूंढाड़ की, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ है गोविंद देव जी का मंदिर। को वैसे भी याद रह जाएगा आपको। फिर एक और माता का मंदिर भी है यहाँ पर फेमस, नकटी माता का मंदिर, भवानीपुरा जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस जयपुर का राजशाही महल है। सिटी पैलेस जयपुर हवा महल के पास में ही है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा वो अपने चांदी का पात्र रखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जयपुर में ही है।
फिर हम कहें अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का फर्स्ट म्यूज़ियम कौन सा था तो अल्बर्ट हॉल था, और सबसे बड़ा कौन सा है तो भी यही है। राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा संग्रहालय अल्बर्ट हॉल संग्रहालय है, जिसे राम सिंह द्वितीय ने बनाया था। कब? इसकी नींव 1876 में अल्बर्ट ने रखी थी, इसलिए इसका नाम भी अल्बर्ट हॉल संग्रहालय हो गया। यहाँ तुतु, तुतु को याद रखिएगा। तुतु क्या है? एक प्राचीन मम्मी है। मम्मी आपने सुना होगा, मिस्र में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसे ये मानते थे कि ये शायद किसी काल में वापस आएंगे इसमें प्राण, तो उसे पट्टियों आदि में केमिकल लगा करके उसे रखा जाता था, सुरक्षित रखा जा सकता है। वो जो हज़ारों साल से पड़े हैं शव, वैसे के वैसे, तो वो मम्मी कहलाती है। वैसे एक मम्मी यहाँ पर भी है, जब जाओ तो देख लेना भाई, इसको आराम से देख के आना। फिर यहाँ पर बिड़ला मंदिर भी है, संगमरमर से बना हुआ, काफ़ी सुंदर है ये भी। वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जिसे आप WTP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये भी आज की आधुनिकता, जयपुर की आधुनिकता का परिचायक हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बोल सकते हैं। कला और संस्कृति में हम बात करें जयपुर की, तो यहाँ देखिए कौन से तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल कौन से होते हैं, महोत्सव कौन से हैं, उनके विषय में बात करें तो यहाँ एक तो गणगौर महोत्सव और तीज महोत्सव, ये काफ़ी फेमस है। गणगौर महोत्सव ये भी याद कर लेना कहाँ का है, जयपुर का है। जयपुर में होता है कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब होगा भी? जब गणगौर आएगी तभी गणगौर महोत्सव होगा, लेकिन गणगौर महोत्सव कब आता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है, याद रखिएगा। तीज महोत्सव की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज आती है, तब जयपुर के अंदर तीज महोत्सव होता है। हाथी महोत्सव कहाँ होता है? जयपुर में ही है। कब होता है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को हाथी महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है। मकर संक्रांति जब भी आती है, 14 जनवरी जब भी आती है, तो पतंग उड़ाए जाते हैं। पतंग महोत्सव भी कहाँ है? जयपुर में ही है। पाव रजाई, अब देखो आप, रजाई है भाई सर्दी से बचने के लिए, कितनी हल्की सी रजाई है, किसने, कहाँ आपको मिलेगी? जयपुर की फेमस है। ब्लू पोट्री, नाम से ही स्पष्ट है, दो नाम है इसमें, एक तो है ब्लू और एक है पोट्री यानी बर्तन। और बर्तन कौन से कलर, किस चीज़ का होता है? चीनी मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, जिसमें ब्लू कलर से चित्रकारी की जाती है, तो हम इसे ब्लू पोट्री के नाम से जानते हैं। जयपुर की है, इसे GI टैग भी मिला हुआ है। इसका प्रारंभ किसने किया? तो सवाई राम सिंह सेकंड के समय इसका प्रारंभ हुआ था। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से की जाने वाली चित्रकारी को हम कहते हैं ब्लू पोट्री। मूलतः कहाँ की है ये? तो मूलतः चीन और फारस की कला है ये। मूलतः कहाँ की कला है? चीन और फारस की कला है। इसको पहचान दिलाने का कार्य किसने किया? तो कृपाल सिंह शेखावत वो व्यक्ति थे या कलाकार थे जिन्होंने इसे पहचान दिलाई अंतर्राष्ट्रीय रूप में। तो ब्लू पोट्री जयपुर की है, सवाई राम सिंह सेकंड के समय प्रारंभ हुआ, मूलतः चीन और फारस की कला है, जिसे पहचान कृपाल सिंह शेखावत के समय में मिली है। यहाँ मीनाकारी, मीनाकारी क्या होता है? तो देखिए आभूषणों के ऊपर लाल, हरे, नीले कलर में कुछ आपने कलाकृतियाँ बनी हुई देखी होंगी, है ना, कलर्स होता हो, वही मीनाकारी है। तो मीनाकारी जो है कब आई है? तो मानसिंह इसे लाए थे लाहौर से। कहाँ से लाए हैं? लाहौर से। और प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार रह गए। 1988 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। और सबसे बड़ी मंडी, जहाँ पर मंडी तब बनाई जाएगी, पार्क जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर वाला है, यहाँ पर इनके विकास के लिए सुविधाएं दी जाती हैं ना, तो वो सबसे बड़ी मंडी हो गई जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। कहाँ है? सीतापुरा जयपुर में, मीनाकारी से बना हुआ। लहरिया और हाथी दांत का कार्य भी कहाँ पर होता है? जयपुर में ही होता है। और इतनी सारी कलाएं हमने देखी, तो हम कह सकते हैं कि हस्तकलाओं का तीर्थ कौन सा है? जयपुर ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हस्तकलाएं हमने यहीं देखी है। अभी तो और भी बाकी है ना, जैसे सांगानेरी प्रिंट हो गया। प्रिंट मतलब छपाई, कपड़े के ऊपर जो छपाई होती है, हर क्षेत्र की एक अलग पहचान होगी, इसलिए उसका नाम वही प्रिंट दे दिया। तो सांगानेरी प्रिंट आप कैसे पहचानोगे? उसमें ज़्यादातर काले और लाल रंग का प्रयोग होता है, इसलिए से हमने सांगानेरी प्रिंट कह दिया। मलमली कपड़ों पर छपाई होती है। इसमें प्रमुख जो थे वो कलाकार कौन है, रंगरेज कौन है? वो है हमारे मुन्नालाल गोयल। एक बंधेज, बंधेज तो बिंदिया वगैरह, एक पुराने कपड़े में, सूती कपड़े में आपने देखा होगा, महिलाओं की चुनरी काफ़ी फेमस हुआ करती है। बंधेज का कपड़ा, साफा, चुनरी, ये ज़्यादा आती है ना। उसमें क्या होता है कि कपड़े को बांध दिया जाता है, जैसे कपड़ा है एक जगह से उसको बांध दिया प्लास्टिक लगा करके, और वो खाली रह जाता है, या पहले उसको किसी और रंग से रंग दिया जाता है, तो उस जगह पे अलग कलर किया जा सके, तो वो बंधेज कहलाती है दोस्तों। चित्र शैलियाँ भी जयपुर की काफ़ी प्रमुख रही। दो शैली यहाँ की प्रमुख मानी जाती हैं, एक आमेर शैली और एक जयपुर शैली।
दोनों ढूंढाड़ शैली का ही पार्ट है। और ढूंढाड़ शैली का पहला भाग हम कहें तो आमेर शैली है, जिसका स्वर्णकाल मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट का काल माना जाता है। स्वर्णकाल हम किसे कहेंगे? जिस किसी शासक के काल में उससे संबंधित विकास सबसे ज़्यादा हुआ हो, उसे हम उस कला का स्वर्णकाल कह देते हैं। प्रमुख चित्रकार की बात करें, चित्रकला शैली है तो चित्रकार भी होंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है दोस्तों, और आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन चित्रकला में से यही आता है कि इनमें से कौन सा नाम दे दिए, कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित नाम है, तो याद रखिएगा। प्रमुख चित्रकार पुष्पदत्त आ गया, हुक्ल आ गया, मुरली आ गया। इसमें मुरली का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने चित्रण किया बिहारी सतसई का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारे पास में हो जाता है कि ये किसके कौन सी कला के, कौन सी चित्रकला के कलाकार हैं। जयपुर चित्रशैली ये भी ढूंढाड़ शैली का ही पार्ट है। शुरू कब हुई है? जयसिंह सेकंड के समय में इसका प्रारंभ होता है। मोहम्मद शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनका चित्रित ग्रंथ है रज़्मनामा। रज़्मनामा क्यों जाना जाता है, कौन सा विषय, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। दरबारी चित्रकार इसके कौन माने जाते हैं? जयसिंह द्वितीय हैं। जयसिंह द्वितीय के ये दरबारी चित्रकार थे, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद शाह कौन है? जयसिंह द्वितीय के दरबारी चित्रकार हैं, जिन्होंने रज़्मनामा ग्रंथ चित्रित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। और जयपुर चित्रशैली के अन्य चित्रकारों की बात करें, गोपाल हो गया, चिमना हो गया, हुक्मा, शालिग्राम, लालचंद, रामसेवक, घासीदास, त्रिलोक, सावराम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सावराम ने राधा कृष्ण का नृत्य करते हुए चित्र बनाया है, जो जयपुर शैली का एक प्रमुख चित्र माना जाता है। इसके अलावा जयपुर चित्रशैली की विशेषताएं हैं आदमकद चित्र, यानी व्यक्ति जितना बड़ा, पोर्ट्रेट, हम इसको पोर्ट्रेट भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये जो है सवाई प्रताप सिंह का आदमकद चित्र है, यहाँ आपको देखने को मिलता है। इस पर सर्वाधिक अगर किसी का प्रभाव पड़ा है तो मुगल शैली का पड़ा है। सभी है क्या है जयपुर शैली में? व्यक्ति कौन सा है, कैसा बना हुआ है उसको। जैसे मान, ये बड़ा सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिएगा हम रह रहे हैं जोधपुर के अंदर, और जोधपुर में कोई चित्रकार चित्रकला बनाएगा तो कैसे बनाएगा? जो उसको वहाँ पे दिखाई देता है, सामान्य सी बात है। उसको रेत के टीले दिखाई देता है तो टीले बनेंगे, खेजड़ी का पेड़ बनेगा, कौवे बनेंगे, ऊँट बनेगा। जैसे व्यक्ति वहाँ बड़ी पगड़ी वाला, बड़ी मूँछों वाला कठोर पुरुष दिखाई देगा, वही वहाँ बनेगा ना। तो यहाँ पर फिर क्या बनना है? तो यहाँ पर जैसी व्यक्ति की रचना पुरुष शैली के रूप में की जाती थी ना, तो वो व्यक्ति जो चित्रित किया गया है उस शैली का नाम ही क्या हो गया? सभी कहा गया है। यानी सभी किसी चित्र का, किसी जयपुर शैली में बने हुए चित्र में व्यक्ति का नाम अपने कह सकते हैं, सभी है। प्रमुख घराने, यहाँ के जयपुर के संगीत घरानों की बात करें तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जयपुर घराना, फिर बीनगार और कथक घराना है। जयपुर घराने के प्रवर्तक मनरंग या फिर भूपत खां को माना जाता है। बीनकार घराना, इसके प्रवर्तक जो हैं वो रज्जब अली खां बीनकार हैं। कथक घराना बानूजी महाराज हैं इसके प्रवर्तक। और कथक का जो आदिम घराना है, कथक शैली का सबसे प्राचीन घराना है नृत्य शैली का, वो जयपुर घराने को ही माना जाता है। जयपुर का कथक घराना है। इसके प्रमुख कलाकार अभी अपने ले सकते हैं पंडित बाबूलाल जी को। अब हम बात करें जयपुर के नाट्यों के विषय में, तो यहाँ पर जो है नाट्य, दो नाट्य प्रमुख है, जयपुरी ख्याल और तमाशा। तो जयपुरी ख्याल में आता है भूपत खां। भूपत खां जयपुरी ख्याल के हैं। तमाशा नाट्य है उसके, वैसे तो ये मूलतः कहाँ से आया है? महाराष्ट्र का है। राजस्थान में मानसिंह के समय में ये आ गया था। इसकी लोकप्रियता बढ़ी है सवाई प्रताप सिंह के समय में, ध्यान दीजिएगा। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का है और राजस्थान में मानसिंह के समय में आया है, और इसकी लोकप्रियता प्रताप सिंह के समय में रही। मंच जो इसका होता है, यानी जिस स्टेज के ऊपर ये खेला जाता है, जो व्यक्ति इसको खेलते हैं, उसे स्टेज को हम क्या कहते हैं? अखाड़े के नाम से जानते हैं। ये नाम गोहरजान काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि तमाशा शैली के अंदर जो महिला कलाकार रही हैं फेमस, वो गोहरजान हैं। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा इन संस्थाओं से संबंधित आ ही जाता है। कौन सा विश्वविद्यालय है, सरकार का विभाग है, या कोई कला से संबंधित संस्था है? उन सभी के विषय में हम बात करेंगे। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कहाँ है? जयपुर में। शायद ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे किसी न किसी पेपर में। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर आना चाहिए? जयपुर में। वैसे भी आप नहीं भी समझ आता हो तो इम्पोर्टेंट को आप जयपुर में डाल देना। 3 में से 4 में से 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। जवाहर कला केंद्र
कला को विकसित करने के लिए, ये भी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ है? जयपुर में। तो ये तो तीनों याद कर लीजिएगा, संस्कृत, उर्दू और सिंधी ब्रजभाषा, चारों याद कर लीजिएगा। चारों ही कहाँ है? जयपुर में है। ये भी जयपुर में है और ये भी जयपुर में है और ये भी जयपुर में है। तो फिर हमें याद क्या करना है? याद ये करना है, सन याद रहे तो ठीक है, वरना टेंशन मत लीजिएगा। ये पत्रिका रिहाण है, सिंधी भाषा की पत्रिका है जो प्रकाशित होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। संस्कृत अकादमी एक त्रैमासिक पत्रिका निकालती है, मैगजीन निकालती है, स्वरमाला। और सिंधी अकादमी रिहाण, सिंधी रिहाण और संस्कृत वाली स्वरमाला। ये तो वैसे ही स से स्वर, स से संस्कृत। और ब्रज भाषा में तो ब्रज आ गया ना, ब्रज शतदल क्या है? तो एक त्रैभाषिक पत्रिका है जो ब्रज भाषा अकादमी के द्वारा निकाली जाती है, जो कि कहाँ उपस्थित है? जयपुर के अंदर है। इसके बाद में एक और अनुसंधान परिषद है हमारी, सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद जयपुर। ये 2002 में बना था। देखो मांगणियार या इन कला का संबंध अपने बेसिकली जैसलमेर और उस साइड से मानते हैं, तो ये गलत हो सकता है, हम जयपुर न करें और इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जयपुर में है, याद रखिएगा, सदीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान रिसर्च सेंटर हो गया एक तरह का। राजस्थान ललित कला अकादमी फाइन आर्ट का इंस्टीट्यूट कहाँ है? जयपुर में है। संगीत अकादमी भी कहाँ है? जयपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय, ये देखिएगा राष्ट्रीय है, ये भी कहाँ है? जयपुर में है। अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी 2019 में अभी बनी है, तो आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ये भी जयपुर में है। आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है ना। परियोजना कहीं चले भले, मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण केंद्र, ये भी कहाँ हो गया? जयपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये भी हमने पीछे पढ़ा भी था मीनाकारी के समय में। तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा जयपुर में है। संविधान उद्यान, इसका निर्माण अभी करवाया गया था राजभवन राजस्थान में। और जयपुर का जो एयरपोर्ट है सांगानेर में है। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय माने यहाँ पर आपको दुबई वगैरह घूमने जाना हो तो वहाँ की फ़्लाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी। 2005 में इसको बनाया गया था। सोलर भी हो गए हैं, तो इनमें बहुत सारा चेंज हो गया है दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट सभी को पता है कहाँ है? अभी जोधपुर में है, तो फिर हम जयपुर में बात क्यों कर रहे हैं, इसको समझिएगा थोड़ा सा। राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना की गई थी 28 अगस्त 1949 को, जयपुर में ही की गई थी। लेकिन 1956 में जब राजस्थान का पुनः एकीकरण हुआ था अंतिम दौर में, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसको जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। जोधपुर जब जुड़ा था तो जोधपुर को इम्पोर्टेंस देने के लिए हमने इसको जयपुर भेज दिया। तो फिर यहाँ जयपुर में कुछ रहा नहीं केस करने के लिए, जोधपुर जाना पड़ता। तो फिर एक 1977 के अंदर चेंज हुआ और एक हाई कोर्ट की एक पीठ कहाँ स्थापित कर दी गई? जयपुर में। तो भी जोधपुर और जयपुर दोनों के अंदर ही हाई कोर्ट है। मेन आपका जोधपुर वाला है, जयपुर में उसकी एक पीठ है, यानी कहीं से भी काम आपका हो ही जाएगा। फिर हम बात करें मदरसा हुनरी कला को विकसित करने के लिए, इसकी स्थापना राम सिंह द्वितीय के समय में की गई थी। और माधव सिंह जब आए तो इन्होंने इसका नाम परिवर्तन कर दिया। नाम परिवर्तन करके क्या रखा? अंग्रेजों के समय की बात है, नाम वैसा ही रखा अंग्रेजी में, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। पहले क्या था? मदरसा हुनरी। ये उर्दू वालों का नाम देखिए लग रहा है, जिसे माधव सिंह ने अंग्रेज बना दिया। देश का पहला डॉल्फिनेरियम, डॉल्फिनेरियम शायद ये एक्वेरियम शब्द आपने कभी सुना हो, जिसमें सुंदर सुंदर मछलियाँ होती है कांच के बॉक्स में ना। तो छोटी मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ तो होती हैं, ये हमने बना दिया देश का पहला ऐसा एक्वेरियम जिसमें डॉल्फिन रहेगी, सुंदर सुंदर डॉल्फिन यहाँ रहेगी। तो ये डॉल्फिनेरियम जो है ये जयपुर में ही है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला या शहर जहाँ पर मेट्रो रेल है तो वो जयपुर ही है, वहीं चल रही है अभी। राजसिको संस्थान है सरकारी, और ये राज्य में हस्तकला को संरक्षण देने का कार्य करता है। 3 जून 1961 को ये बना था और ये भी कहाँ है? जयपुर में। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी आपका कहाँ रह गया? जयपुर के अंदर। थल सेना का दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय भी कहाँ रह गया? आपका जयपुर के अंदर रह गया। तो देख सकते हैं आप कितनी चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पहला देश का पहला है भालू रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में है। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ है? जयपुर में। राज्य का पहला साइबर थाना भी कहाँ बना? जयपुर में। राज्य का सबसे बड़ा जैविक म्यूजियम कहाँ है? सबसे बड़ा जीव म्यूजियम भी कहाँ है? जयपुर में ही है दोस्तों। अब थोड़ी
सामान्य बातें हम कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के विषय में। वैसे तो बहुत सारे हैं, अर्जुन लाल सेठी को भी पूरे दिन पढ़ा जा सकता है। हम सिर्फ यहाँ पर नाम का डिस्कस करेंगे। अर्जुन लाल सेठी को तो हम इतिहास में ही पढ़ेंगे, बाकी जहाँ है कला में या कला में पढ़ेंगे। लेकिन जब आप कला पढ़ें, इतिहास पढ़ें, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि कहाँ कौन से ज़िले से संबंधित थे। तो अर्जुन लाल सेठी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। क्रांति का विचार अपनी इस पाठशाला से चलाया करते थे। 1907 में इन्होंने जयपुर में स्थापित की थी। बन्नो बेगम एक मांड गायिका है, संबंध इनका जयपुर से ही है। सौभाग्यमल गहलोत एक चित्रकार हैं, इन्हें नीड़ का चतेरा कहा जाता है, ये भी जयपुर से ही संबंधित है दोस्तों। रामनाथ चौधरी अलगोजा वादक हैं। अलगोजा क्या होता है? 2 बांसुरी होती हैं जिनको बजाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। और ये जो अलगोजा वादक हैं रामनाथ चौधरी हैं, विशेष बात क्या है तो ये नाक से बजाते हैं, ये इसमें विशेष बात हो गई दोस्तों। गग्गे खुदाबख्श कौन थे? तो ये एक गायक हुआ करते थे प्रसिद्ध राम सिंह के समय के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन है? तो ये राइटर हैं दोस्तों। ये कौन है? एक प्रसिद्ध राइटर हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी लिखी थी, उसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें अल्लादिया खां कौन है? गायक हैं, ध्रुपद गाने का कार्य किया करते हैं। पंडित विश्वमोहन भट्ट ये कौन है? ये सितार वादक हैं, याद रखिएगा, सितार वादक हैं। एक नाम आता है उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन, ये गज़ल साहित्य के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में पद्मश्री मिला है, तो भी 2-3 साल तो इसमें से पूछा ही जा सकता है प्रश्न। अब हम कुछ उन फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो शायद किसी क्रम में छूट गए हों और इम्पोर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं अपने। राज्य का पहला संगीत महाविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। राज्य का पहला महिला विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? जयपुर में। जयपुर फुट, जयपुर फुट यानी कृत्रिम पैर बनाए थे। ये पीके सेठी जो व्यक्ति थे, इन्होंने कृत्रिम पैर बनाए थे और ये दुनिया का सबसे सस्ता और लोकप्रिय कृत्रिम अंग है जिसको काम में लिया जाता है। और इसके लिए इन्हें पहला राज्य का पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला था और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो जयपुर फुट के निर्माता सेठी जी हैं, जयपुर से ही हैं। देश का पहला अंगदान स्मारक जो है वो भी कहाँ बना है? जयपुर में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम विधानसभा जयपुर में है। 2022 में प्रदेश का पहला और देश का 11वां ईट राइट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। कौन सा? जयपुर का रेलवे स्टेशन। अब हमें याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, ये हमने बात की थी, सम्राट यंत्र जयपुर में है, सौर घड़ी है। सम्राट यंत्र आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये एक सूर्य घड़ी है जो विश्व की सबसे बड़ी है, जंतर मंत्र जयपुर में है। फिर हम बात करें महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी कौन है? महारानी गायत्री देवी राज्य की पहली महिला लोकसभा सदस्य हैं। लोकसभा सदस्य नहीं, पहली महिला लोकसभा सदस्य है, स्वतंत्र पार्टी से जयपुर से जीती थी। फिर हम बात करें नेशनल बॉल बेयरिंग बनाने वाली कंपनी है, नेशनल बॉल बेयरिंग कंपनी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी कहाँ है? जयपुर में। फिर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, ये भी हमने बात की थी। फिर हम बात करें बिना खंभों का एशिया का सबसे बड़ा मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में है। किस लिए जाना जाता है, क्यों प्रसिद्ध है? मतलब इसका छत इतनी बड़ी है फिर भी इसमें खंभे नहीं लगे हुए, इसलिए। थोड़ी बात अपने जयपुर प्रजामंडल के विषय में भी करें तो स्थापना 1931 में कर दी थी, मान्यता नहीं मिली, कपूर चंद्र पार्टी ने कर दी थी, लेकिन इसका पुनर्गठन किया 1936-37 में जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने। इनके प्रयासों से इसका पुनर्गठन होता है। जगत शिरोमणि मंदिर या मीरा मंदिर, जहाँ पर आपको कृष्ण और मीरा की प्रतिमा मिलेगी एक मंदिर के अंदर, तो फिर वो ऐसा मंदिर कौन सा है? ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर कृष्ण और मीरा की मूर्ति आपको मिलती है। और यहाँ हम देखें जयपुर की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी रहेगी, जयपुर क्या है? हमारी राजस्थान की राजधानी है। कब बनी थी? तो 30 मार्च 1949 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जो है राजस्थान को राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा है जयपुर संभाग को ही पढ़ा, और जयपुर संभाग में राजधानी जयपुर का अध्ययन हमने अच्छे से किया है दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फैक्ट हमने छोड़ा है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। मुझे उम्मीद है क्लास को आपने ध्यान से सुना होगा, अच्छे से समझा होगा, और 1-2 बार सुन लेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आराम से इसको देखें और आगे इसी तरह से हम चलते रहेंगे। बाकी जिलों का भी हम इसी प्रकार से पूरे 50 जिलों का अध्ययन हम करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सपोर्ट आपके कमेंट के द्वारा मुझे मिलना चाहिए, पता चले कि
कैसी लग रही है क्लासेज, आपको कुछ सीख भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जैसे भी हो अच्छा ख़राब कमेंट करके ज़रूर बताएं आप मुझे, ताकि वही जो आपके कमेंट आते हैं वही मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ज़िले की जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।